ये कहानी है बिहार के रहने वाले संजय की, जिसके घर में उसके माता पिता हैं, एक उसकी बहन है जो शादी के लायक हो गई है। संजय ने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और उसके बाद वह कोचिंग करना चाहता है और कोचिंग के लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए। वह अपने पिता से पैसों के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता उसे पैसे नहीं दे पाते हैं। अब इसके बाद वह अपने पिता से जिद करता है, कहता है कि पिताजी मुझे आगे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के बाद मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके बाद जो उसके पिता है वो इस बात को सुन तो लेते हैं और इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय उसके पिता एक कमरे के अंदर बैठे हुए अकेले फूट फूट कर रो रहे थे। उसके बाद संजय वहाँ से निकल रहा था तो उसे उनकी आवाज़ सुन जाती है और आवाज़ को सुनने के बाद वह खिड़की से झाँक कर देखता है कि पिताजी कमरे के अंदर बैठे हुए रो रहे हैं। उसके बाद वह सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उसे पता चलता है कि पिताजी से जो मैंने पैसे मांगे थे उनकी वजह से फूट फूट कर रो रहे हैं। दोस्तों, संजय घर के हालातों के बारे में सोचता है कि उसकी बहन सयानी हो गई है और अगर अब उसने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया तो ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद संजय सोचता है कि क्यों ना मैं अब कमाने लगूं, इस डॉक्टर बनने के सपने को मैं अपने को छोड़ देता हूं। इसके बाद संजय अपने पिता से आज्ञा लेता है और कहता है कि पिताजी मैं कमाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं और जब तक मैं अपनी बहन की शादी के लायक पैसे नहीं इकट्ठे कर लेता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद अपने बेटे के मुंह से इस बात को सुनकर उसके माता पिता भावुक हो जाते हैं और एकदम से गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब परिवार के अंदर गमगीन माहौल हो गया था, लेकिन संजय अपना फैसला नहीं बदलता है और वह अपने पिता से कुछ पैसे लेकर दिल्ली चला जाता है। वहाँ पर एक लेबर चौक होता है जहाँ पर वर्कर आकर खड़े हो जाते हैं और जिसको जैसे वर्कर की ज़रूरत है वो वहाँ से ले जाया करता है। उस चौक पर आकर वो खड़ा हो गया था और वहाँ पर जैसे वो खड़ा हुआ था तो एक व्यक्ति उसके पास आता है जो टैल पत्थर का काम किया करता है, तो उसे वो अपने साथ झाड़ी पर ले जाता है। यानी कि उसने तय किया था कि डेली के मैं तुम्हें 400 रुपये दूंगा और 400 रुपये के बदले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। इसके बाद संजय उसके पास चला जाता है और उसके साथ रहकर काम को करने लगता है। संजय का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वह ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया करता था और वह पढ़ा लिखा भी था। अब उसका स्वभाव उस ठेकेदार को बहुत ही अच्छा लगता है और वह संजय को परमानेंट ही अपने पास रख लेता है। इसके कुछ दिनों बाद उस ठेकेदार को एक करोड़पति सेठ के घर में काम करना था जिसके अंदर उन्हें टैल और पत्थर लगाने थे, तो इसी वजह से वह संजय को अपने साथ लेकर उस कोठी में काम करने के लिए चला जाता है। संजय वहाँ पर बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करता है। कभी कभी वो सेठ अपने परिवार के साथ उस काम को होता हुआ देखने के लिए आया करता था, क्योंकि दोस्तों टैल पत्थर का काम ऐसा होता है जिसको अगर ना देखा जाए तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इसी वजह से वह सेठ उस काम को देखने के लिए आया करता और अपने साथ अपनी पत्नी और अपनी इकलौती बेटी को भी ले आता है। उसकी जो बेटी थी वो 17 साल की थी और अभी वो स्कूल के अंदर पढ़ रही थी। वह भी उस लड़के संजय को देखती है। संजय देखने में ठीक ठाक था तो उसे देखकर उस लड़की का उस लड़के पर दिल आ जाता है, लेकिन वो फिलहाल ना तो उस लड़के को जाहिर होने देती है और ना यह बात अपने पिता को जाहिर होने देती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ बार बार वह सेठ अपने परिवार को लेकर वहां पर आया करता है और उस काम को देखा करता है, साथ में उस लड़के की तरफ भी गौर देता है। कुछ दिनों बाद सेठ अपने घर में साफ सफाई करवाना चाहता था, तो इसी वजह से उसे एक वर्कर की जरूरत थी। तो जो ठेकेदार था जो टैल पत्थर का काम किया करता था उससे उसके अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। इसके बाद वह उस ठेकेदार से पूछता है कि ठेकेदार साहब हमें कोई ऐसा वर्कर दे दो जो हमारे काम को अच्छी तरह से कर ले और हमारे साथ कोई भी परेशानी खड़ी ना करे। अब ठेकेदार साहब थोड़ी देर तो सोचते हैं और एकदम से उस लड़के संजय का नाम ले देते हैं। कहते हैं कि सेठ जी ये लड़का कैसा रहेगा, ये बड़ा ही मेहनती है और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया करता है। ना ही अभी तक जितने दिन तक ये मेरे पास रहा है इसकी मैंने कोई ऐसी शिकायत सुनी है। अब जो सेठ थे वो भी संजय को पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने उसका काम देख लिया था जो बड़ी मेहनत और लगन से काम किया करता था। तो वह सेठ उस संजय को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। जो झाड़ी उसे वहां पर मिला करती थी वही वहां पर मिलने वाली थी और इसके बाद संजय सेठ जी के घर में साफ सफाई करने के लिए चला जाता है। सेठ जी का जो घर था वो बहुत ही आलीशान था, उसके अंदर काफी सारे कमरे थे और काफी दिन लगने वाले थे उसको सफाई करने में। अब इसके बाद संजय वहां पर काम किया करता है। इधर जो सेठ की लड़की थी वह एक बार फिर से संजय को देखती है और अब देखने के बाद मन ही मन बहुत कुछ उस संजय के बारे में सोचने लगती है। वह सोचती है कि लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और
कितना अच्छा लड़का है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो सेठ जी की लड़की थी जिसका नाम था प्रिया, प्रिया स्कूल में जाया करती है और अपनी एक सहेली से इन सभी बातों को शेयर किया करती है। इधर जो उसकी सहेली थी वो भी उससे कहती है कि लगता है तुझे उस लड़के से प्यार हो गया है और तू ऐसा कर, अपने प्यार का इजहार कर दे। इसके बाद जो प्रिया थी वो बार बार जब संजय काम किया करता उसके पास आया करती, उसे खाना देने के लिए, पानी देने के लिए, और संजय सेठ के घर में ही रात को सो जाया करता था। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और कुछ समय बाद इस बात की भनक संजय को भी लग जाती है। उसे महसूस हो जाता है कि ये जो लड़की है सेठ जी की, इसके दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ है और इसी वजह से ये बार बार मेरे पास आया करती है। और जब भी प्रिया संजय के पास आया करती वह उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा करती थी। लेकिन दोस्तों, ना तो संजय ही अपने प्यार का इजहार कर पाता है और ना ही प्रिया उधर से अपने प्यार का इजहार कर पाती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन प्रिया की सहेली उसके साथ उसके घर आ जाती है। उस दिन उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे तो घर के अंदर केवल प्रिया थी, तो अपनी सहेली को अपने साथ ले आई थी। अब जैसे ही प्रिया की सहेली उसके साथ उसके घर में आती है तो उसे पता तो था ही कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अब वो सोचती है कि क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए। उसके बाद प्रिया की सहेली उस लड़के संजय के पास जाती है जो अपना काम कर रहा था, और जाने के बाद उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस बात को सुनकर संजय हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आप मुझसे कह रही हो। तो प्रिया की जो सहेली थी वो कहती है कि हाँ, मैं आप ही से कह रही हूँ, आपने मेरी सहेली को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। जब संजय इस बात को सुनता है तो उससे कहता है कि आप साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती हो। तो उसके बाद प्रिया की सहेली उसे बताती है कि मेरी दोस्त आपसे प्यार करती है और वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब इस बात को सुनकर संजय एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो करोड़पति बाप की बेटी थी और ये उनके घर में सफाई का काम कर रहा था। अब जो संजय है उससे मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा और मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी सहेली से प्यार नहीं कर सकता। इस बात को प्रिया ऊपर से खड़ी होकर सुन रही थी और इस बात को सुनने के बाद प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब प्रिया की सहेली पीछे से उसके कमरे में जाती है और वहां पर जाकर जैसे प्रिया की हालत देखती है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। इसके बाद प्रिया अपनी सहेली के कमरे से बाहर आती है और बाहर आने के बाद संजय से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि तुमको जरा भी शर्म नहीं आ रही, मेरी सहेली इतनी प्यारी है और तुमने उसको रुला दिया। अब इस बात को सुनने के बाद संजय थोड़ा सा मायूस हो जाता है और प्रिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसकी सहेली से पूछता है कि कहाँ है प्रिया, तो वह बताती है कि वो ऊपर वाले कमरे में लेटी हुई है। उसके बाद संजय उस कमरे में जाता है तो वह देखता है कि प्रिया बेड पर पेट के बल लेटी हुई है और सिसक सिसक कर रोने लग रही है। उसके बाद वह उसके पास जाता है। उसकी हिम्मत तो नहीं होती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और एक गिलास में पानी डालकर उस प्रिया की तरफ करता है। कहता है कि प्रिया, ये लो, तुम पहले पानी पी लो। लेकिन प्रिया इस बात का कोई रिएक्शन नहीं देती है। इसके बाद जो संजय है उस गिलास को वहीं पर रखी हुई टेबल पर रखता है और उस टेबल पर रखने के बाद अपने दोनों हाथों से प्रिया के कंधों को पकड़ता है और उसको बिस्तर के ऊपर बैठा देता है। अब प्रिया जैसी बैठी थी तो वो रो तो रही थी। इसके बाद संजय उसको समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि प्रिया, तुम एक करोड़पति बाप की बेटी और मैं तुम्हारे यहाँ पर काम किया करता हूँ, हम दोनों के रिश्ते को देखकर ये समाज वाले क्या कहेंगे। इसके बाद प्रिया उसे साफ साफ बोल देती है कि मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद संजय के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है तो वह प्रिया को एक बार फिर से समझाता है। कहता है कि शादी तक मत पहुंचो क्योंकि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और तुम एक करोड़पति बाप की बेटी हो। वह प्रिया को समझाता है कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और इस उम्र में ये सब चीजें होना आम बात है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन तक मुझसे बात कर लिया करना और उसके बाद देखते हैं जो आगे होगा। अब जो प्रिया थी वो अपनी सहेली के साथ मिलकर उसके लिए एक छोटे से फोन का जुगाड़ करती है। उस फोन के अंदर सिम डालती है और सिम डालने के बाद वह संजय को उस फोन को दे देती है। कहती है कि इस फोन से मुझसे तुम्हें बात करनी होगी और अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो फिर तुम देख लेना। इसके बाद संजय प्रिया से कहता है कि मैं बात तो कर लूंगा लेकिन मुझे अपना काम भी करना होगा और जब काम से मुझे फुर्सत मिल जाएगी उसके बाद ही मैं तुमसे बात कर पाऊंगा। प्रिया इस बात के लिए एग्री हो जाती है और दोनों के बीच में ये बातें तय हो जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उस प्रिया के घर का भी काम कंप्लीट हो गया था और जब प्रिया के घर का काम कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा से वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जहां पर वह पहले काम किया करता था। वहां पर वो दिन भर काम किया करता। शाम के समय प्रिया का फोन आ जाया करता और फोन पर
प्रिया और संजय घंटों तक बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दूसरे से दोनों को गहरा वाला प्यार हो जाता है। अब तभी एक दिन प्रिया के पिता घर के अंदर बैठे हुए थे, शाम का समय था, तो वह एकदम से संजय की बड़ाई प्रिया के सामने करने लगते हैं। अब जैसे प्रिया देखती है कि उनके पिता संजय की बड़ाई कर रहे हैं तो वह उनको और भी ज्यादा आकर कहने लगते हैं कि हाँ बाबूजी, बहुत अच्छा लड़का है और देखने से लगता नहीं है कि ये इस तरह के काम करता होगा। हो सकता है इसकी कोई मजबूरी रही हो और मजबूरी के कारण ही ये इस काम को कर रहा हो। अब इसके बाद जो सेठ जी थे वो भी इस बात पे एग्री करते और कहते हैं कि हाँ बेटी, ऐसा भी हो सकता है और इस बात के बारे में मैं पता लगाऊंगा। कल मैं दोबारा से वहां पर जाऊंगा जहां पर मेरे मकान में काम चल रहा है और उससे पूछूंगा कि तुम इस तरह से यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो। उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सेठ जी उस मकान पर जाते हैं अपने पर, जहां पर उनका टाइल पत्थर का काम चल रहा था, और वहां जाकर संजय से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में वो संजय से उसकी पूरी कहानी सुनते हैं और जैसे ही सेठ जी संजय की पूरी कहानी सुनते हैं कि उसके पिता बेहद ही गरीब हैं और उसकी बहन की शादी करने के लिए वो यहाँ आया है, वरना उसका सपना कुछ और था, तो एकदम से जो प्रिया के पिता होते हैं वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, तुम्हारी बहन की शादी में कितना खर्चा आएगा। तो संजय उन्हें बताता है कि मैं अगर कम से कम भी करूं तो 3 लाख रुपए का खर्चा तो आ ही जाएगा। इसके बाद जो सेठ जी होते हैं वो वहां से चले आते हैं और अपने घर से 3 लाख रुपए लेकर संजय के पास पहुंच जाते हैं और उसे देकर कहते हैं कि बेटा ये लो, अपनी बहन की शादी करवाओ और तुम आज से ऐसा काम मत करो, अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करो, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाओ और इस संसार के अंदर एक काबिल इंसान बनकर जिंदगी व्यतीत करो। अब इस बात को जैसे संजय सुनता है तो इस बात को सुनने के बाद संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज तक उसने यही सुना था कि जो अमीर लोग होते हैं वो बड़े ही कंजूस होते हैं, लेकिन आज उसके सामने एक अमीर आदमी के रूप में एक देवता खड़ा हुआ था। वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और उनके पैरों में गिर जाता है। कहता है कि सेठ जी, आपने जो मेरी मदद की है, इस मदद को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और ये उपकार आपका मेरे पे उधार रहा। कभी जिंदगी में मेरी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए यहीं पर हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद संजय उन पैसों को लेकर अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद उन पैसों को अपने पिता को देता है और जैसे उसके पिता इतने पैसों को उसके पास देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि बेटा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। तो संजय पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है। कहता है कि मैं जिन सेठ के यहाँ पर काम करता था उन्होंने मेरी कहानी पूछी और कहानी सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी कर, इस तरह से अपने फ्यूचर को बर्बाद मत कर, और ये पैसे उन्होंने मुझे मेरी बहन की शादी के लिए दिए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद संजय के माता पिता उस सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और संजय की बहन की शादी इन पैसों से हो जाती है। बहन की शादी होने के बाद जो संजय था उसके पिता उसकी कोचिंग का इंतजाम कराते हैं और उसे पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि बेटा, जब सेठ ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें इसने पैसे दिए हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उन्होंने जो उम्मीद की है उस पर खरा उतरने की। इसके बाद संजय अपनी कोचिंग में लग जाता है। वह लगातार सेठ की लड़की के कांटेक्ट में था और उससे बातें किया करता था। जब उसे पढ़ाई से टाइम मिला करता तो तभी वह प्रिया से बातें किया करता, साथ में अपनी पढ़ाई को भी कर रहा था। तभी एक दिन प्रिया फोन पर उससे कहती है कि संजय, तुम ऐसा करो, पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ जाओ, यहाँ पर अच्छे टीचर हैं और अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी। तभी जो संजय है वो प्रिया को समझाता है। कहता है कि प्रिया, मेरे पिताजी मेरी यहाँ पर पढ़ाई चलवाने के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। वो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कुछ पैसे मुझे देते हैं, जिन पैसों से मेरी पढ़ाई यहाँ पर हो जाती है। अगर मैं वहाँ पर आ गया तो वहाँ मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और इतने पैसे मेरे पिता मुझे नहीं दे पाएंगे। इसके बाद प्रिया उसे पूछती है कि तुम्हारे कितने पैसे का खर्चा आएगा यहाँ पर रहकर पढ़ाई करने में। तो संजय बताता है कि कम से कम 7-8 हज़ार रुपये तो मेरे रहने का खर्चा आएगा और उसके बाद कोचिंग की फीस अलग से है। तो प्रिया अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे जोड़ा करती थी और उतने पैसे जितने संजय ने उसे बताए थे उतने पैसे उसके पास थे। तो वह संजय से कह देती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी और उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई को यहाँ से जारी करो। अब इस बात को सुनने के बाद संजय भी अपने माता पिता से कहता है कि मैं दिल्ली जाकर पढ़ना चाहता हूं और इसी वजह से संजय अब बिहार को छोड़कर दिल्ली आ गया था। वहीं पर एक अच्छी सी कोचिंग में एडमिशन लेता है। पैसे उसे प्रिया ने दे दिए थे और उन पैसों से वो अपनी कोचिंग की फीस भरता है और हॉस्टल के भी पैसे भर देता है। अब संजय दिल्ली में रहकर कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए, डॉक्टरी के लिए नंबर पड़ जाता है। अब जैसे ही यह बात प्रिया को पता चलती है तो प्रिया बड़ी ही खुश होती है, क्योंकि जब से संजय दिल्ली के अंदर आया था तो उसके बाद प्रिया के शौक बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। पहले वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी किया करती थी, पैसों को ऐसे ही उड़ाया करती थी, क्योंकि उसके पिता उसे 10-12 हज़ार रुपये महीने की पॉकेट मनी दिया करते थे और उन पैसों को अब वो संजय की पढ़ाई में लगाने लगी थी। अब इस बात को सुनने के बाद प्रिया बड़ी खुश होती है कि चलो ठीक है, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और तुम
अच्छे से डॉक्टर बन जाओगे। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ प्रिया भी जवान हो चुकी थी। इधर जो संजय था उसके 2 साल हो गए थे पढ़ाई को करते हुए। अब एक दिन प्रिया के पिता प्रिया से उसकी शादी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि बेटी अब तू जवान हो गई है, अब तेरी शादी कर देनी चाहिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर। अब इस बात को सुनकर प्रिया थोड़ी सी मायूस हो जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी सहेली से कहती है कि तू ऐसा कर, मेरे घर पर आ और मेरी शादी के लिए मेरे पिता से बात कर और उनसे कहे कि अंकल जी वो लड़का संजय कैसा रहेगा जो तुम्हारे यहाँ पर काम करने के लिए आया करता था। उसकी सहेली इस बात को करने के लिए राजी हो जाती है और दूसरे ही दिन वह प्रिया के पिता के पास आकर उनसे ये बात को कह डालती है। अब जैसे प्रिया के पिता इस बात को सुनते हैं, वहाँ पर प्रिया भी खड़ी हुई थी, तो प्रिया भी इस बात में एक साथ ही अपने पिता से कहती है कि हाँ पिताजी, वो लड़का बहुत अच्छा है और वो डॉक्टरी भी कर रहा है। क्योंकि दोस्तों संजय जब से दिल्ली आया था तो उसके बाद जब उसका डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो वह अपने गार्जियंस बनाकर प्रिया के पिता को ही ले गया था। क्योंकि उन्होंने संजय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान किए थे, तो वह प्रिया के पिता को अपना पिता ही समझता है। और कॉलेज के अंदर भी उसने कह दिया था कि यह मेरे पिता समान है, और बल्कि मैं तो कहूँगा ये मेरे पिता ही हैं जो यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए इस तरह से प्रकट हो गए। इसके बाद प्रिया के पिता भी इस बात को सोचकर राजी हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अच्छी बात रहेगी, जो लड़का है वो मेहनती है, ईमानदार है और अपने काम को अच्छी तरह से करने वाला है। क्योंकि प्रिया के पिता के पास पैसों रुपयों की कोई भी दिक्कत नहीं थी और उसके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी प्रिया की होने वाली थी, क्योंकि प्रिया का कोई भाई और कोई बहन नहीं था। अब इसके बाद अचानक से प्रिया के पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बात अच्छी नहीं रहेगी। कहीं वो लड़का सोचने लगे कि मैंने उस पर जो एहसान किया है उस एहसान के बदले में अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता हूँ। अब इस बात को प्रिया सुन लेती है तो वो खुश तो हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो अपने पिता के वहाँ से चली जाती है। प्रिया की सहेली भी उसके साथ रूम में चली गई तो रूम में दोनों सहेली मिलकर संजय के पास फ़ोन करती हैं और उनको इन सभी बातों के बारे में बताती हैं। अब जैसे ही संजय इस बात को सुनता है तो वो एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि इतने दिनों तक बात करने के दौरान जो संजय है वो प्रिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। उसके बाद प्रिया अपनी सहेली से कहती है कि तू ऐसा कर, पिताजी से जाकर बोल दे कि प्रिया और संजय एक दूसरे से प्यार करते हैं और संजय उनकी इस बात को लेकर राजी हो जाएगा। अब इसके बाद प्रिया की सहेली जाती है और प्रिया के पिता से ये सारी बातें बता देती है। कहती है कि अंकल जी, प्रिया और संजय एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर आप संजय से बात करोगे तो बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद प्रिया के पिता संजय को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन पर उससे कहने लगते हैं कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। अब इसके बाद संजय इस बात को टाल मटोल करता है, कहता है कि अंकल जी, अच्छी बात नहीं होगी, आप करोड़पति हो और मैं एक गरीब आदमी हूं, हम दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, समाज वाले क्या कहेंगे। लेकिन तभी प्रिया का पिता कहता है कि बेटा, जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में चल रहा है उस बात के बारे में मुझे पता है। इस बात को सुनने के बाद संजय शर्मा जाता है और उस फोन को काट देता है। वह प्रिया के पास फोन करता है और उससे कह देता है कि अपने पिता से कह दो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद प्रिया ऊपर से नीचे आती है और अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, संजय का फोन आया था और उसने कह दिया है कि मैं प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो प्रिया के पिता होते हैं वो बड़ी धूमधाम से रीति रिवाजी के साथ संजय के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं और शादी होने के बाद संजय की आगे की पढ़ाई अपने घर से ही करवाने लगते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, अब तू हॉस्टल में कहाँ रहेगा, यहीं घर पे रहे और यहीं से अपनी पढ़ाई को जारी कर। इसके बाद संजय के परिवार वाले भी इस बात से बड़े ही खुश हैं कि उनके बेटे की शादी एक करोड़पति बाप की बेटी से हो गई है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो संजय होता है वो डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर बनने के बाद जो प्रिया के पिता है वो उसके लिए एक हॉस्पिटल खुलवाते हैं दिल्ली के अंदर ही और उस हॉस्पिटल को अच्छी तरह से संजय चलाने लगता है। धीरे धीरे आमदनी बढ़ती है और आमदनी के साथ साथ संजय के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो दिल्ली के अंदर अपना घर खरीद लेता है और उस घर के अंदर अपने माता पिता को बिहार से लाकर वहां पर बसा देता है। और संजय प्रिया के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर किया करता, उनकी भी देखभाल अच्छी तरह से किया करता और प्रिया के पिता के जो बिजनेस था उसमें भी हाथ पटाया करता और इसी तरह से अच्छे से उन लोगों का समय व्यतीत होता है। इसके बाद जब प्रिया के माता पिता ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है और एक बेटे की तरह उनकी सेवा करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी संजय और प्रिया के अच्छे वाले प्यार की, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया। एक मजदूर था और एक करोड़पति बाप की बेटी थी। आप क्या कहना चाहते हो संजय के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो प्रिया के बारे में और क्या कहना चाहते हो प्रिया के पिता के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।